नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, समझो जग को न निरा सपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना, अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। हेलो बच्चों, रफ्तार सीरीज के केमिस्ट्री के इस लेक्चर में मैं ऋतिक सर आपका स्वागत करता हूं। आज की एंट्री के समय पर आपने जो पंक्तियां सुनी वो पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त जी नाम के पोएट ने लिखी है, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। उनकी बहुत ही फेमस पोएम है ये, नर हो न निराश करो मन को। इस समय बहुत सारे बच्चे निराशा के सागर में डूब जाते हैं, डूबे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो किसी न किसी वजह से परेशान हैं। किसी का बैकलॉग क्रिएट हो गया है, किसी का 12th चल रहा है, उसने 11th में ढंग से मेहनत नहीं करी इसलिए वो परेशान है। कोई इस बात से परेशान है कि सिलेबस पूरा हो जाएगा तो रिवीजन कैसे होगा, पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। कोई इस बात से परेशान है कोरोना की 3rd वेव कब आएगी, अगले साल का पेपर पोस्टपोन कैसे हो पाएगा। तो बहुत सारी निराशाओं ने हमें घेर रखा है, बहुत सारी निराशाओं ने हमें घेर रखा है। तो निराशाएं जो हैं, जितनी भी निराशाएं हैं जीवन में, इन निराशाओं को हटाने के लिए आपको मेहनत तो खुद ही करनी पड़ेगी। समझो ना जग को निरा सपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अपना रास्ता तुम्हें खुद ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो रास्ता तुमने लिया है ना, जो रास्ता डॉक्टर बनने का तुम लोगों ने लिया है ना, वो रास्ता बड़ा लंबा रास्ता है। लेकिन उस रास्ते पर सक्सेसफुली चलने वाला जो होता है ना, उसका फिर नाम ऐसा बन जाता है। आपको आपके शहर के बेस्ट डॉक्टर्स के नाम पता होंगे, और अगर आपकी तबीयत खराब होगी तो आप बेस्ट डॉक्टर के पास ही जाएंगे, है ना। क्योंकि उस बेस्ट डॉक्टर ने अपनी जिंदगी के 10 साल वो मेहनत की है, वो प्रयास किए हैं, वो एफर्ट्स दिए हैं कि उन एफर्ट से उसका जो रास्ता है, उसका जो नाम है, वो नाम उसके आगे आगे चलता है। तो अपना रास्ता आपको खुद ही बनाना है, मेहनत करनी है। और भगवान, गॉड, अल्लाह, जिसमें भी आप मानते हैं, व्हाटएवर, वो आपको देख रहे हैं और वो आपकी मदद करेंगे। कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, कि आप अगर खुद से मेहनत करेंगे तो उस मेहनत को सक्सेसफुल करने के लिए वो आपके साथ हैं। ठीक है ना, आप मेहनत करें, आप तैयारी करें, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। तो इसलिए निराशा छोड़ दें, हैरान, निराशा छोड़ दें, परेशान होना छोड़ दें, फिक्र करना छोड़ दें, पढ़ाई करना शुरू करें। और धीरे धीरे पढ़ाई करते हुए रफ्तार में आ जाएं, रफ्तार में आ जाएं, पढ़ने की रफ्तार को बनाएं, ताकि आप अपने रिजल्ट से, अपने नाम से लोगों को चौंका सकें। आप देखेंगे कि जब आपका नाम सक्सेसफुल बच्चों की लिस्ट में आ जाएगा, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, मेडिकल कॉलेज पहुंच जाएंगे, तो दुनिया का नजरिया आपके लिए कैसे बदलेगा, इसके ऊपर बात करेंगे हम आगे आने वाले लेक्चर्स में। फिलहाल आज हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के लेक्चर नंबर 3 की। क्या पढ़ना है आज सर हमें? आज के लेक्चर में बच्चों में पढ़ना है मैक्सवेल की ईएमआर थ्योरी और प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है ना, ये दोनों वो थ्योरीज हैं जिन्होंने रदरफोर्ड को बर्बाद भी किया और आबाद भी किया। इसमें जो पहली थ्योरी है वो मैक्सवेल की ईएमआर थ्योरी है। ये वो थ्योरी थी जिसने रदरफोर्ड की ऐसी की तैसी मारी थी। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, सर्कुलर मोशन में पार्टिकल लगातार एक्सेलरेट करेगा, एनर्जी छोड़ेगा, याद है ना, याद है ना। ये मैक्सवेल की ईएमआर थ्योरी से हुआ था। वो मैक्सवेल की ईएमआर थ्योरी के बारे में थोड़ा सा हमें जानना है। दूसरा, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। रदरफोर्ड के मॉडल की दूसरी ड्रॉबैक मैंने आपको नहीं बताई थी। मैंने आपसे कहा था समय आने पर आपको बताऊंगा कि रदरफोर्ड के मॉडल की दूसरी ड्रॉबैक क्या थी। तो एक महानुभाव ने कमेंट भी कर दिया कि सर बता दो, सर आपने ये वाली चीज नहीं बताई जबकि क्लास में कहा था। तो इसलिए जो मैं कहता हूं उसको थोड़ा ध्यान से सुना करो, क्योंकि मेरा कोई भरोसा नहीं मैं कब काम की बात भूल जाऊं। तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी जो है, इसको पढ़ने के बाद आप सीख जाएंगे, क्या सीख जाएंगे? प्लांक्स क्वांटम थ्योरी जो है, इसको पढ़ने के बाद आप सीख जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि रदरफोर्ड की जो ड्रॉबैक थी वो बेसिकली थी क्या। और जब आपको रदरफोर्ड की वो ड्रॉबैक समझ में आ जाएगी, रदरफोर्ड की जब आपको वो ड्रॉबैक समझ में आ जाएगी, तो उस ड्रॉबैक को समझने के बाद बच्चों
उस ड्रॉबैक को समझने के बाद आपको बोहर मॉडल की कहानी समझ में आएगी कि एक्चुअली बोहर ने क्या किया था। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज की कहानी को शुरू करते हैं पिछले लेक्चर में जहां पर छोड़ा था वहीं से। मैंने पिछले लेक्चर में आपको आइसोटोप बता दिए थे और आइसोबार बता दिए थे। आइसोटोप और आइसोबार की बात हो गई थी। कुछ और आइसो हैं जो काम के हैं, बताने जरूरी है, बता देते हैं। जैसे एक है आइसोडायाफर। आइसोडायाफर में क्या होता है? आइसोबार में क्या होता है? मास नंबर सेम होता है, मास नंबर सेम होता है, P+N सेम होता है। आइसोडायाफर में N-P सेम होता है, डिफरेंस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आइसोडायाफर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम होता है, N-P सेम हुआ आइसोडायाफर। जैसे बोरॉन का आइटम है ये 511 बोरॉन और 6 कार्बन 13। आप इसमें प्रोटॉन निकाले 5 आएगा, न्यूट्रॉन निकाले 6 आएगा, 6 आएगा और 7 आएगा, है ना। P-N निकालेंगे या N-P निकालेंगे वो 1 आने वाला है। इसे आइसोडायाफर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइसोडायाफर। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का अंतर सेम हो जाएगा तो उन दोनों स्पीसीज को आइसोडायाफर बोलते हैं। ठीक है, आइसोडायाफर जो होते हैं ये डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होते हैं। आइसोडायाफर जो होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइसोटोन्स, आइसो न्यूट्रॉनिक स्पीसीज। इनमें न्यूट्रॉन सेम होते हैं, ये भी डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिसमें सेम न्यूट्रॉन्स होते हैं। जिसमें क्या होते हैं बच्चों? सेम न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं बच्चों? सेम न्यूट्रॉन्स होते हैं। क्लियर है? 1H3 ट्राइटियम, न्यूट्रॉन 2, 2He4 न्यूट्रॉन 2, न्यूट्रॉन 2। ठीक है, अरे ठीक है, क्लियर है। C13 न्यूट्रॉन 7, 7N14 आइसोटोन्स हो गए दोनों। आइसो क्या हो गए? टोन्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बाकी सारे एटम्स थे, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं। बाकी अभी तक जितने भी बताए सारे के सारे एटम्स थे, ये अकलौते हैं जो मॉलिक्यूल्स हैं। इनमें क्या सेम होता है? एक तो सेम नंबर ऑफ एटम होता है, एक तो सेम नंबर ऑफ एटम होता है। ठीक है ना बच्चों। दूसरा, इनमें इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं। एक तो एटम सेम होंगे बच्चों और एक इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। ठीक है ना, एक तो क्या सेम होंगे? एटम, और दूसरे क्या सेम होंगे? इलेक्ट्रॉन। क्लियर है मेरी बात? तो एटम सेम होंगे, इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे आइसोस्टर्स के अंदर। जैसे आइसोस्टर का एग्जांपल है CO2 और N2O। एटम्स कितने हैं इसमें? एक कार्बन का, 2 ऑक्सीजन का, जोड़ दो टोटल 3, 2 नाइट्रोजन की, 1 ऑक्सीजन का, जोड़ दो टोटल 3। ठीक है, एटम्स हो गए 3। कितने हो गए? 3। इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स बेटा क्या होगा इसमें? 6 कार्बन के पास, 8 इनके पास, 16 और 6 22। ऐसे इनके निकालोगे तो आ जाएगा 14 और 8 22। इलेक्ट्रॉन सेम, एटम सेम, तब जाके आइसोस्टर बनेगा, अदरवाइज आइसोस्टर नहीं बनेगा। ठीक है, तो दोनों बातें सेम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होने चाहिए और एटम्स भी सेम होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है? यहां तक की कहानी क्लियर होगी मेरे ख्याल से। नेक्स्ट आता है बच्चों आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं, जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे Cl- के पास 18 इलेक्ट्रॉन है, Ar के पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, H2O में 10 इलेक्ट्रॉन है, NH3 में 10 इलेक्ट्रॉन है, Na+ में 10 इलेक्ट्रॉन है, नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होते हैं। ठीक है,
ये क्या होते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉन। तो जितने भी बताए थे आपको आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोडायाफर, ये केवल एटम होंगे। इनफैक्ट इवन आइसोटोन्स भी एटम्स होंगे। फिर आइसोस्टर आए, वो मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ये आए, ये कुछ भी हो सकते हैं। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, कुछ भी। केवल और केवल एक ही शर्त है, इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स बराबर होने चाहिए। चले आगे, चलिए जी। दो मॉडलों के बाद बोहर मॉडल आने तक, थॉमसन का मॉडल पिटा, रदरफोर्ड का मॉडल पिटा, दोनों मॉडल आने के बाद जो तीसरा मॉडल मेजर आया वो था बोहर का मॉडल। लेकिन रदरफोर्ड मॉडल से जो बोहर के मॉडल की जर्नी है, मैंने पहले भी कहा था कि इसमें काफी साल लगे थे। तो उन सालों के बीच में जो ड्यूरेशन थी, उन सालों की जो ड्यूरेशन थी, उन सालों की मतलब सालों मतलब ईयर्स की जो ड्यूरेशन थी, है ना, तो वो सालों मतलब साल वाले सालों, है ना, वो अबे साले वाले तरह, अबे साले वो वाले सालों नहीं, हाँ इधर उधर निकल जाता हूं। तो उसमें क्या हो गया, उसमें जो एटॉमिक स्ट्रक्चर की डिस्कवरी थी ना, वो अबे साले हो गया, अबे साले इधर उधर निकल जाता हूं। तो ये डिस्कशन जो था ये इधर उधर निकल गया। ये डिस्कशन बेसिकली कहां फोकस हो गया? ये डिस्कशन फोकस हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के नेचर पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के नेचर पे। और साइंटिस्टों ने ये बताया, ये प्रपोज क्या किया, लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है वो दो नेचर्स का होता है, या तो वेव का या पार्टिकल का। उस समय तक या की बात चल रही थी, उस समय तक या की बात चल रही थी। आइंस्टाइन से पहले या की बात चल रही थी, सब या वाले थे। मतलब या तो वेव नेचर का होता है या पार्टिकल नेचर का होता है, या तो वेव नेचर का होता है या पार्टिकल नेचर का होता है, ठीक है। उस समय तक लोग यही माना करते थे कि भैया जो होता है ये पार्टिकल नेचर का होता है लाइट, या फिर वेव नेचर। पार्टिकल नेचर के सबसे बड़े सपोर्टर हुआ करते थे न्यूटन। उन्होंने दी थी कॉर्पस्कुलर थ्योरी कि लाइट जब कहीं से निकलती है तो लाइट के साथ साथ छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं, जिन्हें कॉर्पस्क्यूल कहते हैं। तो कॉर्पस्कुलर थ्योरी का सबसे बड़ा जो प्रूफ था, सबसे बड़ा जो काउंटर प्रूफ था, वो ये था कि अगर ऐसा हो रहा है तो लाइट का सोर्स एक समय के बाद खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है ना, ऐसा होता तो नहीं है। इवेंचुअली लोगों को पता लगा, इवेंचुअली आइंस्टाइन के आते आते लोगों को पता लगने लगा था कि लाइट जो होती है वो दोनों तरह का नेचर शो करती है। लाइट जो होती है वो दोनों तरह का नेचर शो करती है, वेव नेचर भी शो करती है और पार्टिकल नेचर भी शो करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेसिकली लाइट की बात चल रही है। यहां पर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो रेफर कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग फॉर लाइट, हम बात कर रहे हैं लाइट की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हम लिख रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं लाइट के लिए बोल रहे हैं कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है और इसके दो नेचर होते हैं। ये वेव नेचर भी दिखा सकती है और ये पार्टिकल नेचर भी दिखा सकती है। हालांकि पुराने जमाने में कुछ लोग कहते थे या तो वेव नेचर दिखाएगी या पार्टिकल नेचर दिखाएगी, या तो वेव या पार्टिकल। लेकिन बाद में प्रूव हुआ, कई एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो केवल पार्टिकल नेचर से जस्टिफाई हो सकते हैं और कई एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो केवल वेव नेचर से जस्टिफाई हो सकते हैं। तो मान लिया गया कि लाइट भैया दोनों नेचर दिखाती है, डुअल नेचर होता है लाइट के अंदर, वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है, ठीक है। आज हमारी कहानी जो है वो दोनों नेचर की एक एक थ्योरी को टच करेगी, दोनों नेचर की एक एक थ्योरी को टच करेगी। और इन दोनों नेचर्स का प्रयोग वेव नेचर में, इन दोनों नेचर का प्रयोग बोहर ने अपने मॉडल में किया था, थोड़ा थोड़ा दोनों का प्रयोग उसने किया था, ठीक है। इसलिए हमें वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों को समझना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं बेटा लाइट के वेव नेचर की। लाइट के वेव नेचर का सबसे बड़ा प्रपोजर था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, ठीक है। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने बोला कि लाइट ही होती है, जो रेडिएशन होता है, रेडिएंट एनर्जी होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट होती है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसमिट होती है वेव्स की फॉर्म में, वेव्स की फॉर्म में, ठीक है ना। और इन वेव्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट तक, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक, दैट हैपेंस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स व्हिच आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, व्हिच आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं लाइट की स्पीड से चलती हैं,
इनकी जो स्पीड होती है लाइट की स्पीड होती है। तो बेसिकली मैक्सवेल का कहना यह था कि जो लाइट होती है, जो क्या होती है बच्चों, लाइट होती है, उसे हम लोग बेसिकली क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल सकते हैं। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ये मैक्सवेल ने बोला था। ये कहानी मैक्सवेल लेके आया था। ये पूरा वेव का जो प्रपोजर था, वेव थ्योरी का प्रपोजर मैक्सवेल था। जितनी भी वेव्स आप पढ़ते हैं, जैसे रेडियो वेव्स, IR रेज, विजिबल रेज, यूवी रेज, एक्स रेज, ये सारी की सारी कौन सी रेज है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। ये रेज आप अलग अलग जगहों पर यूज करते हैं आज के तारीख में। भाई विजिबल रेज से हमें दिखाई पड़ता है, विजिबल लाइट से हम चीजें देख पाते हैं। यूवी रेज से नकली नोट पहचानने के लिए लैंप लगा होता है ना, बैंकों में नकली नोट पहचानने के लिए लैंप लगा होता है, वो यूवी रेज पे काम करता है। एक्सरे करवाते हैं हम लोग। इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड रेज कहां यूज होती हैं, इंफ्रारेड रेज यूज होती हैं रिमोट्स में। MI का जो फोन होते हैं ना, Xiaomi जो कंपनी है चाइनीज, वो क्या करती है, वो अपने हर एक फोन के आगे इंफ्रारेड सेंसर लगा के देती है। इसलिए उनके जितने भी फोन होते हैं सारे रिमोट की तरह फंक्शन कर सकते हैं, क्योंकि उनके आगे इंफ्रारेड सेंसर होता है। जितने भी रिमोट होते हैं ना, वो सब में इंफ्रारेड सेंसर होता है। जो रिमोट से चलने वाली चीजें होती हैं, चीज में सेंसर लगा होता है, इधर से इंफ्रारेड बीम का सोर्स लगा होता है। जैसे ही सेंसर वो सोर्स को डिटेक्ट करता है, तो रिमोट से वो चीज कंट्रोल हो जाती है। ठीक है ना। ये सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। लाइट के डिफरेंट डिफरेंट हिस्से हैं ये, लाइट के स्पेक्ट्रम के डिफरेंट डिफरेंट हिस्से हैं ये। रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव, रेडियो वेव्स पे रेडियो चलता है। ठीक है ना। खैर, क्योंकि ये प्योर एनर्जी है और एनर्जी को प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, दे डू नॉट नीड एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, बिकॉज दे आर नॉट मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, दे आर नॉट मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। लाइट वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, साउंड नहीं कर सकती, साउंड नहीं कर सकती, लाइट कर सकती है। ठीक है ना। रेडिएशन जो होता है, प्योर रेडिएंट एनर्जी जो होती है, दैट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम एज वेल, है ना। तो वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दैट इज व्हाई दीज रेडिएशंस आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, बिकॉज दे हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक रेडिएशंस बोथ। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक रेडिएशंस बोथ। और वो कैसे होते हैं, वो 90 डिग्री के एंगल पर अरेंज होते हैं, वो 90 डिग्री के एंगल पर अरेंज होते हैं, है ना। मतलब होता क्या है, होती पिक्चर कुछ ऐसी है, पिक्चर कुछ ऐसी होती है। जैसे हम एक्सिस अगर ड्रॉ करें, इस डायग्राम को आसान तरीके से ड्रॉ करता हूं मैं, लाइक दिस। ठीक है ना। 3 एक्सिस हो गई है, 3D डायग्राम है। अब इसमें क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है, ये चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कहां चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों। वाई एक्सिस के अलोंग चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड, पीले से। और वेव किधर चल रही है, वेव चल रही है वेव किधर चल रही है, वेव चल रही है बच्चों जेड एक्सिस के अलोंग। तो एक्स एक्सिस पर क्या चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। वाई एक्सिस के अलोंग चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड, वेव चल रही है जेड एक्सिस के अलोंग। तो तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग, मैग्नेटिक की अलग और इसकी अलग। ठीक है ना। इस कहानी के बारे में आप डिटेल में 12th क्लास में जब फिजिक्स में वेव पढ़ेंगे, वेव तो आप 11th में भी पढ़ेंगे, लेकिन 12th क्लास में जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर जाके इसके बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना है। ठीक है ना। अब हम वेव की बात करते हैं, थोड़ा सा वेव की बात करते हैं। ठीक है। वेव में हम जो एग्जांपल लेते हैं वो साइनसॉइडल वेव का लेते हैं। ये साइनसॉइडल वेव कहलाती है। जो वेव है ना, ये ऐसी 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 ना, प्यार की कश्ती में, ये साइनसॉइडल वेव कहलाती है। ठीक है ना बच्चों, ये क्या कहलाती है, साइनसॉइडल वेव। साइनसॉइडल वेव में क्या होता है, वेव एक जगह पर मैक्सिमा को टच करती है, एक जगह पर मिनिमा को टच करती है। तो जो मैक्सिमा होती है उसे कहते हैं क्रेस्ट, चोटी,
और जो मिनिमा होती है उसे कहते हैं ट्रफ, ठीक है ना। मैक्सिमा जो कहते हैं उसको कहते हैं क्रेस्ट, और जो मिनिमा होती है लोअर मोस्ट उसे कहते हैं टफ। ट्रफ क्या कहते हैं उसे? ट्रफ। कुछ कुछ बातें बताते हैं आपको वेव के बारे में। सबसे पहले आता है बच्चों वेव लेंथ, लैम्डा। दो कंटिन्यूअस क्रेस्ट, दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच की दूरी जो होती है उसे लैम्डा कहते हैं। ये जा रही वेव, ठीक है ना बच्चों, ये दूरी लैम्डा है या फिर ये दूरी लैम्डा है, ठीक है ना। क्लियर है? इसे कहते हैं वेवलेंथ। लेंथ है ये, तो लेंथ किसी भी टर्म्स में नापी जा सकती है। जनरली हम लेंथ नापते हैं तो एंगस्ट्रॉम के टर्म्स में, या फिर पिकोमीटर के टर्म्स में, नैनोमीटर के टर्म्स में, सेंटीमीटर के टर्म्स में, या फिर मीटर के टर्म्स में। जिसमें भी आप नाप सकते हैं, डिपेंडिंग करता है कौन सी वेव की बात आप लोग कर रहे हैं, ठीक है ना, कौन से वेव की बात आप लोग कर रहे हैं। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 टू द पावर माइनस, ये सब आपको पता ही है, पहले भी आपको बताया जा चुका है। ओके, इट इज द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन यूनिट लेंथ, इसे कहते हैं वेव नंबर। इसे क्या कहते हैं? वेव नंबर। क्या मतलब है भैया वेव नंबर का? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेव नंबर्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेव नंबर? क्या मतलब है वेव नंबर का? वेव नंबर का मीनिंग देखो बच्चों, ये है, ये यहां नहीं आनी चाहिए थी, कहां गई? देखो, ठीक है ना बच्चों। अभी देखो ये एक वेव है, ये एक वेव है, एक चले दोबारा वहीं पहुंच गए, एक वेव है, यहां से चले ऐसे करके कूदे यहीं पहुंच गए, ये एक वेव है। इट इज वन वेव। अनदर वेव, अनदर वेव, ठीक है, ठीक है बच्चों, हाँ या ना? हाँ या ना? पक्की बात है। अगर ये लेंथ बेटा 1 मीटर है, अगर ये लेंथ 1 मीटर है मतलब यूनिट लेंथ है ये, मुझे इतना पता है कि ये लेंथ जो है यहां से यहां तक की दूरी, इट इज अ यूनिट लेंथ। अब ये यूनिट कुछ भी हो सकती है, 1 एंगस्ट्रॉम हो सकती है, 1 मीटर हो सकती है, 1 सेंटीमीटर हो सकती है ना। तो अगर ये यूनिट लेंथ है, ये जो लेंथ है ना, इफ दिस इज ए यूनिट लेंथ, तो इसमें जितनी भी वेव्स होंगी, जैसे इस वाले केस में अपने पास कितनी आ रही है? 3, 1 2 3, ये वेव नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वेव नंबर। नंबर ऑफ वेव्स इन अ यूनिट लेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। मेरे प्यारे बच्चों, दो क्रेस्ट और दो ट्रफ के बीच की दूरी कहलाती है लैम्डा। ऐसे दो अगल बगल वाले क्रेस्ट के बीच की दूरी या दो अगल बगल वाले ट्रफ के बीच की दूरी क्या कहलाती है बच्चों? वो कहलाती है लैम्डा। क्या कहलाती है बच्चों? लैम्डा। लाइक दिस। और इसके अंदर जो वेव है, यूनिट लेंथ में जो नंबर ऑफ वेव्स होते हैं, नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट लेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। वेव नंबर। इसे एक सिंबल होता है न्यू बार। वी नहीं है, ग्रीक अल्फाबेट है न्यू, उसके ऊपर बार लगा दिया, न्यू बार। ये होता है बेटा 1 अपॉन लैम्डा। 1 अपॉन लैम्डा। वन अपॉन लैम्डा, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन लैम्डा। 1 अपॉन लैम्डा से निकालते हैं इसे। नेक्स्ट आया बेटा फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट आया बेटा फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में एक पॉइंट से जितनी वेव्स गुजर जाएंगी, 1 सेकेंड में एक पॉइंट से जितनी वेव्स गुजर जाएंगी, उसे हम क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ठीक है ना।
इसकी यूनिट होती है बच्चे हर्ट्ज, सेकंड इनवर्स, या फिर सीपीएस, साइकिल पर सेकंड। हर्ट्ज नाम के लॉन्डे ने इसकी खोज की थी, हर्ट्ज नाम के लॉन्डे ने टर्म डिफाइन की थी, इसलिए इसका नाम हाइनरिक हर्ट्ज साइंटिस्ट था एक, इसलिए इसका नाम हर्ट्ज पड़ा। क्या मतलब है बेटा फ्रीक्वेंसी के कॉन्सेप्ट का, क्या मतलब है? मान लो तुमने बड़ी शैतानी करी स्कूल में, है ना, तो तुम्हें पार्क के राउंड लगाने का सजा मिल गई, पार्क का राउंड निकाले की सजा मिल गई, ठीक है ना। तुम्हारे जो स्कूल का ग्राउंड है उसके तुम्हें राउंड लगाने हैं बहुत सारे। तो अब तुमने क्या किया, तुम किसी भी एक पॉइंट पर रेफरेंस मान लो, ये रेफरेंस पॉइंट है, तुमने यहां से भागना शुरू किया और तुम सर्कुलर हिस्से में भाग रहे हो, सर्कुलर पाथ में भागे चले जा रहे हो, भाग 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 रहे हो। एक सेकंड में इस पॉइंट से जितनी बार निकल जाओगे, एक सेकंड में इस पॉइंट से जितनी बार निकल जाओगे, वो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है ना। सर हम तो एक सेकंड में एक ही बार निकल पाएंगे, क्योंकि तुम्हारी स्पीड कम है ना, ये तो लाइट की स्पीड से चल रही है ना भाई। तो लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होती है लाइट की स्पीड। मतलब इसे अगर किलोमीटर बदलोगे तो 3 लाख किलोमीटर चल जाएगी एक सेकंड में। ये तुम्हारे स्कूल का जो ग्राउंड होगा वो 3 लाख किलोमीटर का तो नहीं होगा ना मेरे बच्चे, यानी एक सेकंड में कई बार गुजर जाएगी ये वेव। अगर ये वेव सर्कुलर पाथ में घूम रही है तो कई बार इस पॉइंट से गुजर जाएगी, जितनी बार एक सेकंड में गुजर जाएगी उसे फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे बेटे? फ्रीक्वेंसी। और इस एक चक्कर को करने में जितनी देर लगाएगी उसे बोलेंगे टाइम पीरियड। इस एक चक्कर को करने में जितनी देर लगाएगी, इस पॉइंट पर दोबारा आने में जितनी देर लेगी, तुमने घड़ी शुरू करी 0 से, यहां स्टॉप कर दी, जितनी देर लगी वो टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता है बेटा 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, होना भी चाहिए। गैस जितनी, सॉरी गैस की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? रेडिएशन की। रेडिएशन जितना तेज चलेगा उसका टाइम पीरियड उतना ही कम होगा, सरकमफेरेंस नापने में समय कम लगेगा। और बच्चों टाइम पीरियड अगर कम होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा। टाइम पीरियड यदि कम होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा। अगर धीरे धीरे चलेगा, टोनी कक्कड़ का फैन हुआ, धीमे 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 चल रहा है तो क्या होगा? टाइम पीरियड ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक है ना। क्लियर है? अब आया वेव की वेलोसिटी। वेव की वेलोसिटी, व्हाट इज द वेव की वेलोसिटी? वेलोसिटी ऑफ वेव इज डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव इन अ गिवन टाइम। किसी गिवन समय में जितना डिस्टेंस कोई वेव चल गई, जितना डिस्टेंस कोई वेव चल गई, उसे उसका क्या कहते हैं बच्चों? वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? वेलोसिटी। क्लियर है? वेलोसिटी का बच्चों का फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है न्यू बराबर c बाई लैम्डा। c बाई लैम्डा ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बच्चों न्यू बराबर c बाई लैम्डा। ये फॉर्मूला आपको सीधे सीधे याद रखना है। अब ये फॉर्मूले कहां से आ रहे हैं ये बताना मेरा काम नहीं है, ये आप 11th में वेव्स वाले चैप्टर में सीखेंगे, वहां पढ़ाया जाएगा आपको। आपको फिलहाल ये फॉर्मूले बस याद रखने, न्यू बराबर c बाई लैम्डा, वेयर ये जो ये दिख रहा है ये फ्रीक्वेंसी है। c क्या है? c है स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइट की स्पीड से चलते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और लैम्डा क्या है? लैम्डा है बच्चों वेवलेंथ। तो तुम्हें तो बेसिकली बस ये फॉर्मूले याद रखने हैं, हालांकि इन फॉर्मूले पर तुमसे क्वेश्चन कोई पूछने वाला है नहीं केमिस्ट्री में, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो इन फॉर्मूले पर आ जाते हैं। आप देखें c कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। फ्रीक्वेंसी जो होती है बच्चों वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी लैम्डा के। c कांस्टेंट है, लाइट की स्पीड तो फिक्स होती है ना। न्यू और लैम्डा एक दूसरे के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। न्यू और लैम्डा क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपको क्या क्या याद रखना है? आपको याद रखने 3 फॉर्मूले, न्यू बराबर c बाई लैम्डा, 1 बाई लैम्डा को आपने लिख दिया बार, न्यू बार, तो न्यू बराबर c न्यू बार।
न्यू बराबर सी न्यू बार, ठीक है ना। न्यू बार वेव नंबर है, न्यू से न्यू काट मत देना, तुम्हारा भरोसा नहीं है। ये न्यू 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 काट दिया। अच्छा, न्यू बार बराबर क्या बताया, 1 बाई लैम्डा, और टाइम पीरियड क्या बताया भाई, 1 अपॉन न्यू। ये 3 फॉर्मूले अपने को याद रखने हैं बस, ये 3 फॉर्मूले अपने को याद रखने हैं बस, ठीक है ना। इन 3 फॉर्मूले के अलावा कोई फॉर्मूला अपने को याद रखना है, ये 3 फॉर्मूले से मतलब है हमें बस। और ये 3 फॉर्मूले आगे भी काम आएंगे, आगे भी काम आएंगे, इसलिए ये 3 फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ये जिन पे मैंने डब्बा बंद किया है, ये डब्बा बंद वाले जो फॉर्मूले हैं ये अपने काम के हैं, इनको याद करना है। आपकी सहूलियत के लिए मैं इस पे स्टार लगा लेता हूं ताकि आप इसे नोट कर सकें। जिन लोगों को नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लें। मैं आपको 2 सेकंड का वक्त दे रहा हूं, 1 2 हो गया। खैर ठीक है, चलिए एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ द वेव, जिसकी वेवलेंथ आपको 6000 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। वेवलेंथ आपको बच्चों 6000 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, ठीक है ना। सबसे पहले निकालते हैं फ्रीक्वेंसी। लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन, लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसी होती है सी बाई लैम्डा, सी होता है 3 × 10⁸, और यो दे रखा भाई 6000 एंगस्ट्रॉम में। तो लैम्डा क्या होगा, 6000 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम होता है बच्चों 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। उठा के रख दो, सही है ना। मीटर मीटर में तो रखोगे तभी तो काम होगा। सिक्स इंटू 10⁻⁻7 मीटर, सही है। उठा के रख दो। ये मीटर पर सेकंड में है, ये मीटर में, देखो मीटर से मीटर कट गया, सीधे फ्रीक्वेंसी बन गई 1/2 इंटू 10⁻15, ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, या फिर 5 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। मतलब 1 सेकंड में ये वेव किसी भी जगह से, किसी भी पॉइंट से 5 इंटू 10⁻14 बार गुजर जाएगी। सोच लो लाइट की स्पीड कितनी तेज होती होगी, मतलब एक पॉइंट से 1 सेकंड में ये वेव इतनी बार गुजर जाएगी। सोचो लाइट कितनी तेज चलती होगी। हम क्यों सोचे सर, हम क्यों सोचे सर, लाइट बहुत तेज चलती है, ठीक है। लाइट की वजह से तो आइंस्टाइन की मौत हुई थी। आइंस्टाइन की मौत लाइट की वजह से तो हुई थी। आइंस्टाइन को हार्ट अटैक आया था, लेकिन वो हार्ट अटैक आया था, सब जानते हैं, दुनिया जानती है आइंस्टाइन हार्ट अटैक से मरे थे। क्यों आया था आपको पता है? आइंस्टाइन को हार्ट अटैक इसलिए आया था क्योंकि आइंस्टाइन ने रजनीकांत और लाइट को रेस लगाते हुए देख लिया था, और आइंस्टाइन ने पाया कि लाइट सेकंड आई। रजनीकांत और लाइट की रेस में लाइट सेकंड आई, आइंस्टाइन को हार्ट अटैक आ गया देख के, ठीक है सर। बहुत घटिया था, मजा नहीं आया। दूसरा निकालना है बच्चों वेव नंबर 1/λ, वेव नंबर 1/λ, ठीक है। दूसरा निकालना है 1/λ वेव नंबर। वन अपॉन 6 × 10⁻⁻7, 10⁻7/6 मीटर, 10⁻6 मीटर, या फिर मैं लिखूंगा इसे 10/6 इंटू 10⁻6 मीटर। कितना आ जाएगा बच्चों ये, सॉरी मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स। यह आएगा निकल के 1.66 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स। मतलब 1 मीटर लेंथ में कितनी वेव्स होंगी, 1.66 इंटू 10⁻6 वेव्स होंगी, ठीक है ना। क्लियर है। चलिए जी, कैलकुलेट वेव नंबर ऑफ ए रेडिएशन हैविंग फ्रीक्वेंसी 5 इंटू 10⁻16 हर्ट्ज। 5 इंटू 10⁻16 हर्ट्ज का मतलब हो गया क्या, 5 इंटू 10⁻16 पर सेकेंड। 1 हर्ट्ज बराबर पर सेकेंड होता है, 1 हर्ट्ज बराबर 1 सेकेंड इनवर्स होता है। 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1
सेकेंड इनवर्स, लाइक दिस, 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 सेकेंड इनवर्स। ठीक है ना बच्चों। अब बेटा ऐसा है कि रेडिएशन है तो लाइट की स्पीड से चल रहा होगा, और हमें वेव नंबर निकालना है तो हमें वेवलेंथ की जरूरत पड़ेगी, तो निकालते हैं। चलो आओ, वेवलेंथ कैसे निकलेगी? न्यू बराबर सी बाई लैम्डा, तो लैम्डा बराबर बच्चों सी बाई न्यू, सी बाई न्यू। सी हो गया 3 × 10⁸ लैम्बडा, लैम्बडा, लैम्बडा कितना हो गया बच्चे? लैम्बडा बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, बोलो बोलो बोलो। यहां रख दिया न्यू, 5 × 10⁻16। ठीक है, लैम्बडा कितना आ गया? 3/5 हुआ 0.6 10⁻⁻8 मीटर, 0.6 × 10⁻⁻8 मीटर। ये लैम्बडा निकल आया। हमें निकालना है वेव नंबर, तो निकालो। वेव नंबर होता है बेटा 1/λ। हमें निकालना है वेव नंबर। वेव नंबर होता है बच्चे 1/λ, 1/λ। तो निकाल दो बेटे, 1/0.6 × 10⁻⁻8 मीटर इनवर्स, 10⁸ 0.6, 1.66 10⁻7 7 नहीं सॉरी 1.66, ये लीजिए निकल आया मीटर इनवर्स में। क्लियर हुआ? फ्रीक्वेंसी दी थी, फ्रीक्वेंसी से लैम्डा निकाला, जरूरत पड़नी थी, सॉल्व कर दिया। ठीक है ना बच्चों? ठीक है बच्चों, चलिए। तो ये कहानी हुई वेव की। तो जो EMR वेव थ्योरी थी, EMR वेव थ्योरी जेम्स क्लार्क मैक्सवेल नामक लौंडे ने दी थी। ये जो EMR वेव थ्योरी थी, EMR वेव थ्योरी हमें जेम्स क्लार्क मैक्सवेल नाम के लौंडे ने दी थी, और उसने हमको ये बताया था, क्या बताया था? उसने हमें ये बताया था कि लाइट जो होती है वेव होती है। लाइट जो होती है क्या होती है? वेव होती है। ठीक है, उसने हमको ये बताया था कि अगर हम EMR वेव थ्योरी की बात करें तो EMR वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग उसने बताया था कि बॉडी 1 से बॉडी 2 तक जब एनर्जी जानी होती है तो वो एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म में जाती है, ऐसे ऐसे ऐसे, वही प्यार की कश्ती में ऐसे नाच नाच के जाती है। ठीक है, ऐसा किसने बताया था हमें? मैक्सवेल ने। और इसकी थ्योरी की क्रेडिबिलिटी तब बहुत बढ़ गई जब भाई साहब इसने थ्योरी दी थी अराउंड रदरफोर्ड के मॉडल से करीब 100 साल पहले, और रदरफोर्ड का मॉडल पीट दिया इसने। इसकी थ्योरी ने रदरफोर्ड का मॉडल पीट दिया। EMR वेव थ्योरी की वजह से ही रदरफोर्ड का मॉडल पिटा था कि इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा वो एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एनर्जी निकलेगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती जाएगी, एक समय बाद इलेक्ट्रॉन जो होगा वो नीचे गिर जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। इसका मतलब तुम्हारे मॉडल में कुछ ना कुछ कोई कमी है ना? क्या कमी है? रदरफोर्ड बोला आई डोंट नो, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, मुझे क्या पता। ठीक है ना? लेकिन भाई साहब 1907 में एक लौंडा आया जिसका नाम था मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक, मैक्स प्लांक ने दुनिया को हिला दिया। मैक्स प्लांक एक नई चीज लाया। मैक्स प्लांक एंड वॉज ए इटालियन साइंटिस्ट। मैक्स प्लांक वॉज एन इटालियन साइंटिस्ट। बिसाइड्स दैट ही वॉज बेस्टी ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन का बेस्टेस्ट ऑफ फ्रेंड्स था। अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बेस्टेस्ट ऑफ फ्रेंड्स विद हिम। मैक्स प्लांक, मैक्स प्लांक। ठीक है, मैक्स एक्चुअली हो क्या रहा था उस समय तक? उस समय तक हो क्या रहा था? उस समय तक लोग ये मान रहे थे, उस समय तक लोग ये मान रहे थे कि जो मैक्सवेल की थ्योरी है वही सही है। मैक्सवेल की जो थ्योरी है वही सही है। ठीक है, तो हुआ क्या भाई साहब, ये प्लांक बाबू जो थे आइंस्टाइन के बेस्टी, ये एक नया थॉट लेके आए मार्केट में।
जिसे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी कहा गया, ठीक है ना। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी कहां से आई पहले यह समझते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि प्लांक क्वांटम थ्योरी की जरूरत पड़ी क्यों। देखो लाइफ बहुत हंकी डोरी चल रही थी, है ना, लाइफ जो थी बहुत हंकी डोरी चल रही थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो था उस थ्योरी का एकदम से मतलब टाइम चल रहा था बढ़िया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का उस समय नाम चलता था क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ने रदरफोर्ड जैसे साइंटिस्ट की ऐसी की तैसी कर दी थी। रदरफोर्ड अपने टाइम का खासा फेमस साइंटिस्ट था, और जब रदरफोर्ड को इसने बर्बाद कर दिया, जब रदरफोर्ड को इसने बर्बाद कर दिया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो स्टैंडर्ड था ना, वट जिसे कहते हैं वट, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया उसका कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज बहुत हार्ड। रदरफोर्ड को भी निपटा दिया। लेकिन तभी एक घटना घटी छोटी सी, उस घटना का नाम था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप लोगों को मॉडर्न फिजिक्स में 12th क्लास में पढ़ाया जाएगा। सर आप तो हर दूसरे टॉपिक पे ये कह दे रहे हो। एक्चुअली चक्कर क्या है कि ये जो चैप्टर है और आपका 12th का जो मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर है, ये सिमिलर चैप्टर्स हैं। मॉडर्न फिजिक्स जो चैप्टर है ना आपका, जो 12th का चैप्टर है मेजर चैप्टर, वो सिमिलर चैप्टर्स हैं ये, इसलिए इस चैप्टर का बहुत सारा हिस्सा वहां पर भी आएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? एक बार मैडम ने पूछा बच्चों से, बच्चों बताओ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो एक बच्चा बोला सर मैडम फेसबुक पे आपकी फोटो देख के मेरे दिल में जो करंट उठा ना, इलेक्ट्रिसिटी, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो वो वाला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है उसके बारे में हमें जानना है कि क्या होता है आखिरकार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए क्या होता है, देखा गया है कि कई सारी मेटल्स होती हैं, कई सारी क्या होती हैं, मेटल्स होती हैं, है ना। तो अगर उन मेटल्स की प्लेट पे उन मेटल की प्लेट्स पे, ये मेटल्स है, उन मेटल की प्लेट्स पे यदि इफ ये मेटल की प्लेट है बच्चों, इस प्लेट के ऊपर अगर इफ मैं लाइट इंसिडेंट करवाऊं, लाइट इंसिडेंट करवाऊं, ठीक है, ये मेटल की प्लेट है, अगर मैं इस पर लाइट इंसिडेंट करवाऊं तो लाइट इंसिडेंट करवाने पर इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, और चलता हुआ इलेक्ट्रॉन मतलब करंट जनरेट होता है। इसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, लाइट डालने पर प्लेट पर आपने डाला तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। कुछ कुछ ऐसा ही सोलर पैनल्स के अंदर भी होता है ना, वहां पर भी लाइट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। यही फिनोमेनन होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हुआ भाई, अभी तक हम क्या मानते जा रहे हैं, अभी तक हम मानते जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये हमने माना। दूसरी बात हमने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है उसको हम लोगों ने बोला रेडिएंट एनर्जी, उसको बोला रेडिएंट एनर्जी। दैट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैरीज एनर्जी, दैट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैरीज एनर्जी। जी सर बिल्कुल, कोई समस्या ही नहीं है इस बात में तो हमें। अब अगर बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैरीज एनर्जी, इफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कैरी एनर्जी, तो होता क्या है कि एक टर्म होती है, उस टर्म का नाम होता है वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन पाई। व्हाट इज वर्क फंक्शन? वर्क फंक्शन होता है मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी विच शुड बी इंसिडेंट on metal in order to release electron from it, in order to release electron from it। ठीक है बच्चे, वो कम से कम एनर्जी जो किसी मेटल पर पड़नी चाहिए, वो कम से कम लाइट की एनर्जी जो मेटल पर पड़नी चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन निकाल सके, ताकि वो इलेक्ट्रॉन निकाल सके, ताकि वो इलेक्ट्रॉन निकाल सके, उसे वर्क फंक्शन कहते हैं।
सपोज करो इस मेटल प्लेट का वर्क फंक्शन लेटर से 10 जूल है ना। इस मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो कितना है, 10 जूल है। मतलब सपोज इसको 10 जूल की एनर्जी चाहिए, तब ये जाके इलेक्ट्रॉन निकाल के देगा आपको, ठीक है। अब मेरा कहना यह है कि लाइट अगर वेव है और वेव मूव करती है कंटिन्यूअसली, लाइट अगर वेव है और वेव मूव करती है कंटिन्यूअसली, और वेव के अंदर एनर्जी भी होती है, हाँ या ना, हाँ या ना, अरे हाँ कि ना, हाँ ना। वेव होती है बेटा कंटिन्यूअस एनर्जी वाली। वेव क्या होती है बच्चे, कंटिन्यूअस एनर्जी वाली। तो बेटा कंटिन्यूअस एनर्जी वाली जो वेव होती है, इसका मतलब यह है कि हर एक लाइट को फॉल कराने पर, मेटल के सरफेस पे हर एक लाइट को फॉल कराने पर, मान लो मेरे पास 2 लाइट की बीम्स हैं, 2 लाइट की बीम्स हैं जिन्हें मैंने इसके मेटल के सरफेस पर फ्लो करवाया, इसके ऊपर फेंक के मारा, जिसका कि वर्क फंक्शन फाई था। एक ये है और एक ये है। तो मैं कहता हूं कि इन दोनों बीम से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकल जाना चाहिए। क्यों निकल जाना चाहिए बच्चों इलेक्ट्रॉन बाहर? इसलिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाना चाहिए बिकॉज लाइट इज अ सोर्स ऑफ कंटिन्यूअस एनर्जी, एंड सिंस लाइट इज अ सोर्स ऑफ कंटिन्यूअस एनर्जी, तो दोनों ही बीम्स अपने साथ एनर्जी कैरी कर रही होंगी, दोनों ही बीम्स अपने साथ एनर्जी कैरी कर रही होंगी। और जब बीम्स अपने साथ एनर्जी कैरी कर रही होंगी, 2 अलग अलग वेवलेंथ की, 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट की बीम मैंने फेंक के मारी, 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसी की, 2 अलग अलग वेवलेंथ की मैंने बीम्स फेंक के मारी, तो इसमें से क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन हमेशा निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि लाइट तो एनर्जी लेके चलती है, और लाइट का पैकेट, लाइट जो होती है वो कंटिन्यूअस एनर्जी सप्लाई करती है, क्योंकि वेव के अंदर कंटिन्यूअस एनर्जी होती है। तो कुछ देर बाद ये अगर वेव इस पे फेंकते रहोगे तो इसको एनर्जी देती रहेगी, देती रहेगी, देती रहेगी, देती रहेगी, देती रहेगी, और थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ऐसे ही ये इस वाली बीम को फेंका तो एनर्जी देती रहेगी, देती रहेगी, देती रहेगी, देती रहेगी, देती रहेगी, थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रॉन निकलेगा। लेकिन भाई साहब इसमें 2 चीजें पता लगी जिनने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की थ्योरी की ऐसी की कर दी तैसी। क्या? पहली बात, ऐसा देखा गया कि जिस बीम से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसी बीम से निकल रहा है, जिससे नहीं निकल रहा है उससे नहीं निकल रहा है। मतलब हर एक बीम से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है। भले आप अगर किसी बीम से इलेक्ट्रॉन निकलना है तो निकलेगा, नहीं निकलना है तो नहीं निकलेगा। भले ही तुम पूरे दिन तक उस बीम को मेटल के सरफेस पर इंसिडेंट कराते रहो, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। एक बात। दूसरी बात, जिस बीम से निकलना है उससे तुरंत निकल जाएगा। देयर विल बी नो टाइम लैग, देयर विल बी नो टाइम लैग। मतलब ऐसा नहीं है कि ये T2 समय तक पड़ी तो एनर्जी देती रही, देती रही, देती रही, देती रही, देती रही, इलेक्ट्रॉन निकला ना। ये पड़ी, इलेक्ट्रॉन निकला, ये पड़ी, इलेक्ट्रॉन निकला। ये देख के भाई साहब लोगों की ऐसी की तैसी हो गई, ये क्या चक्कर है यार, ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का काम ही खराब हो गया, ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का काम ही खराब हो गया। अब क्या करे भाई? तो क्या करे भैया? अब लोग परेशान कहते क्या करे भैया? तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैक्स प्लांक नाम का एक लौंडा था। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैक्स प्लांक नाम का एक इटालियन साइंटिस्ट था। वो एक नई थियरी लेके आया, वो एक नई थियरी लेके आया जहां से डुअल नेचर की शुरुआत हुई, जहां से डुअल नेचर की शुरुआत हुई। डुअल नेचर की शुरुआत कैसे हुई? इसने बोला कि जो रेडिएंट एनर्जी चलती है, जो रेडिएशन चलती है, वो रेडिएशन कंटिन्यूअसली नहीं चलता, वो रेडिएशन जो है वो कंटिन्यूअसली नहीं चलता ना, वो चलता है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट, स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी, स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है ना? स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी। क्या मतलब था इस बात का? इस बात का यह मतलब था कि लाइट जो होती है, अभी तक हम क्या मानते थे कि ये बल्ब है, ये बल्ब है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ये वल्लभ भाई पटेल से क्या हो रहा है? लाइट जा रही है। तो अभी तक हम मानते थे कि लाइट ऐसे जाती है, कंटिन्यूअस फॉर्म में जाती है। प्लांक बोला ऐसे नहीं जाती है। तो लोगों ने पूछा फिर कैसे जाती है?
प्लांक बोला देखो ऐसे जाती है, ऐसे जाती है। एनर्जी के छोटे 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 पैकेट्स की फॉर्म में जाती है। लाइट कंटिन्यूअसली ट्रैवल नहीं करती, लाइट चलती है ऐसे, एनर्जी के छोटे 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 पैकेट्स की फॉर्म में बाहर निकलती है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? और ये पैकेट क्योंकि बहुत छोटे 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 होते हैं, इसलिए इन छोटे 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 पैकेट्स को नाम दिया गया क्वांटम। हर एक पैकेट का नाम पड़ा क्वांटम। क्वांटम का लिटरल मीनिंग होता है बहुत छोटा, बहुत छोटा। और इनका जो ग्रुप था पूरा, इसको नाम दिया गया क्वांटा। इसको नाम दिया गया क्वांटा। अ ग्रुप ऑफ क्वांटम इज कॉल्ड क्वांटा। क्वांटम इज द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी। क्वांटम इज द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी जो एक लाइट का सोर्स छोड़ेगा, एंड द ग्रुप ऑफ क्वांटम इज कॉल्ड क्वांटा। इसने ये बोला कि लाइट जो होती है वो छोटे छोटे पैकेट्स में चलती है। इसको ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं, आप लोगों ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं विजुअल्स देखे होंगे, वीडियोस देखे होंगे कि जब कहीं पर बाढ़ आ जाती है या कहीं पर कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाती है, तो उस नेचुरल कैलामिटी में लोगों को रेस्क्यू किया जाता है, टेम्परेरी रेस्क्यू कैंप्स में ले जाया जाता है। अब जब लोगों को आप रेस्क्यू करके ले गए, तो रेस्क्यू करने के बाद क्या होता है भाई साहब? रेस्क्यू करने के बाद इंसान को कुछ आप दें या ना दें, उसको कोई फैसिलिटी में दें या ना दें, लेकिन खाना तो देना पड़ेगा भाई। तो जहां पर मान लीजिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, अगर वहां खाना बनाने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो फिर खाना जो होता है वो हेलीकॉप्टर से सप्लाई किया जाता है। खाना जो होता है वो हेलीकॉप्टर से सप्लाई किया जाता है ना? तो हेलीकॉप्टर से जो खाना सप्लाई करते हैं वो क्या करते हैं? सपोज उन्हें दाल चावल रोटी बांटने, तो वो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, एक भगोने में दाल लेके आएंगे हेलीकॉप्टर में, ऊपर से बहा देंगे पूरी दाल, लोग नहा लेंगे दाल में, फिर चावल फेंक देंगे, फिर रोटियां फेंक देंगे। ऐसे करेंगे क्या? ऐसे करेंगे क्या? नहीं करते ना ऐसे। ऐसे करते क्या? नहीं करते ना ऐसे। क्या करते हैं? छोटे छोटे पैकेट बना लेते हैं खाने का, वो पैकेट फेंकते हैं, लोग उस पैकेट को पकड़ लेते हैं, खोल के खा लेते हैं। भाई आजकल शादियों का सीजन चल रहा है, शादियों में जब जाते हैं, आपके घर की शादी हो, सपोज कीजिए आपको शादी करने के लिए शहर से बाहर जाना है, शहर से बाहर जाना है, तो हमारे यहां ट्रेंड होता है, मतलब मिडिल क्लास फैमिलीज में ट्रेंड होता है कि वो नाश्ता खाना बना के पैकेट्स में ले जाते हैं, और फिर वो पैकेट्स बस में छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सब लोगों को, सब लोग वो पैकेट से नाश्ता कर लेते हैं, है ना? तो ऐसे ही बोला कि लाइट जो होती है, लाइट चलती तो है, होती तो वेव है, लेकिन ये जो वेव है ना, ये पार्टिकल्स की बनी हुई होती है। लाइट जो होती है ना, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं चलती, ये एनर्जी के छोटे 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 पैकेट्स के फॉर्म में चलती है, और इन पैकेट्स को नाम दिया गया क्वांटम। क्या नाम दिया गया? क्वांटम। ठीक है, क्योंकि आइंस्टाइन का बेस्ट फ्रेंड था, तो आइंस्टाइन ने कहा कुछ तो मैं करूं। आइंस्टाइन ने इसको क्वांटम को नाम दे दिया, लाइट के क्वांटम को आइंस्टाइन ने कह दिया फोटोन। क्या कह दिया? फोटोन। ठीक है, आइंस्टाइन ने लाइट के क्वांटम का नाम डाल दिया फोटोन। बोला आज से इसे फोटोन बुलाएंगे, मुझे अच्छा लगा फोटोन, मैं इसे प्यार से फोटोन बुलाऊंगा। क्वांटम तो ठीक है तेरा, लेकिन ऐसा ठीक है, ठीक है ना? ठीक है। क्वांटम जो होता है ये स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी होता है, एक बात। दूसरी बात, क्वांटम जो होता है, क्वांटम की खास बात ये होती है कि क्वांटम जो होता है ये इनडिविजिबल होता है। क्वांटम जो होता है ये इनडिविजिबल होता है, मतलब जब क्वांटम की एनर्जी सप्लाई होगी तो 1 क्वांटम, 2 क्वांटम, 3 क्वांटम, 4 क्वांटम, 5 क्वांटम ऐसे चलेगी। ऐसा नहीं होगा 1.5 क्वांटम, 2.5 क्वांटम, 3.5 क्वांटम, 3.25 क्वांटम, नहीं। मतलब क्वांटम को तोड़ा नहीं जा सकता, क्वांटम को तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, तो प्लांक की थ्योरी क्या थी? प्लांक ने पहली बात तो यह बोली कि लाइट जो होती है वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में चलती है, और इस छोटे छोटे पैकेट्स को क्वांटम कहते हैं। और हर एक क्वांटम की जो एनर्जी होती है, हर एक क्वांटम की जो एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। क्योंकि देखा यह जा रहा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि अलग अलग वेवलेंथ की लाइट्स को जब इंसिडेंट करा रहे थे, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट्स को जब इंसिडेंट करा रहे थे,
तो किसी वेवलेंथ की लाइट से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था और किसी से नहीं निकल रहा था। इसका मतलब समहाउ इलेक्ट्रॉन के निकलने का रिलेशन वेवलेंथ से है, वेवलेंथ से है। यह बोला कि एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं और छोटे छोटे पैकेट्स में हर एक पैकेट जो होता है उसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे बच्चों तो आ जाएगा E बराबर एच न्यू, E बराबर एच न्यू। ठीक है, अब हम जानते हैं न्यू बराबर क्या होता है, C बाई लैम्डा। न्यू बराबर क्या होता है, C बाई लैम्डा। तो E बराबर आ गया HC बाई लैम्डा। तो एक क्वांटम की जो एनर्जी होती है ना, वो इन दोनों फॉर्मूले से दी जाती है। या तो E बराबर एच न्यू से लिख सकते हैं या E बराबर HC बाई लैम्डा से लिख सकते हैं। यहां पर बच्चों जो H होता है उसका नाम होता है प्लांक्स कांस्टेंट। H जो होता है वो क्या होता है, वो होता है प्लांक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 6.62 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, जूल सेकेंड। ठीक है ना, 6.62 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, इसे प्लांक्स कांस्टेंट कहते हैं। तो स्मॉल h जहां भी आएगा उसे प्लांक कांस्टेंट बुलाया जाएगा। स्मॉल h जहां भी आएगा उसे क्या बुलाया जाएगा बच्चों, उसे बुलाया जाएगा प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, अभी अभी मैंने आपसे कह दिया, अभी अभी मैंने आपसे कह दिया, क्या कह दिया, अभी अभी मैंने आपसे कह दिया कि भैया ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है कि जो क्वांटम होते हैं वो क्वांटम डिविजिबल नहीं होते, क्वांटम डिविजिबल नहीं होते। क्वांटम क्या होते हैं, डिविजिबल नहीं होते। आप क्वांटम को ब्रेक नहीं कर सकते, यू कैन नॉट ब्रेक एनी क्वांटम। तो सिंस वी कैन नॉट ब्रेक क्वांटम, क्योंकि हम क्वांटम को नहीं तोड़ सकते मेरे बच्चों, तो इसलिए एनर्जी जब भी एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, मान लो ये सोर्स है और ये सोर्स किसी डेस्टिनेशन को एनर्जी दे रहा है, ये जो सोर्स है एनर्जी का, इससे एनर्जी सोर्स कौन है, सोर्स है सरदार, लेटर से सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इन सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस जगह को अपनी एनर्जी सप्लाई करनी है, यहां इनकी डेस्टिनेशन है एनर्जी की। तो जब एनर्जी सप्लाई करेंगे तो क्वांटम की फॉर्म में करेंगे और क्वांटम इंटीजर फॉर्म में रहेंगे। मतलब क्वांटम टूट नहीं सकता कभी भी, ऐसा नहीं होगा कि क्वांटम ब्रेक कर जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि क्वांटम जो है वो क्या कर जाए, ब्रेक कर जाए। क्वांटम ब्रेक नहीं करेगा बच्चों कभी भी, समझ रहे हो। मतलब ये वाला पड़ा तो एक क्वांटम इसे मिला, 1 2 3 4 5, तो ये जो लेने वाला है जो सिंक है, या तो एक क्वांटम ले सकता है या फिर 2 लेगा या 3 लेगा या 4 लेगा या 5 लेगा, बीच में से टूटेगा नहीं। क्वांटम का एनर्जी पूरी पूरी लेनी है, पूरी पूरी लेनी है, ठीक है ना, पूरी पूरी लेनी है। और ऐसे ही इसी थियरी से भाई ने क्या कर दिया, इसी थियरी से भाई ने क्या कर दिया, इसी थियरी से भाई ने यह साबित कर दिया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो एक्सप्लेन कर दिया। कैसे कर दिया, वो बोला देखो, अगर आप अलग अलग वेवलेंथ की लाइट मारोगे, अगर आप किसी भी मेटल के प्लेट पर अलग अलग वेवलेंथ की लाइट फेंक के मारोगे तो उनके अंदर जो क्वांटम मौजूद होंगे, उन क्वांटमों की एनर्जी भी अलग अलग होगी। लोग बोले हां बिल्कुल सही है, जब आप अलग अलग फोटोन फेंक के मारोगे तो उनकी जो एनर्जी होगी क्वांटम्स की वो अलग अलग होगी। लोग बोले हां सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ऐसा तो होगा ही, क्योंकि भाई लाइट की जो वेवलेंथ है वो अलग अलग होगी। और अभी अभी हमने फॉर्मूला निकाला है E बराबर HC बाई लैम्डा, अभी अभी हमने क्या निकाला है फॉर्मूला, E बराबर HC बाई लैम्डा, अभी तो निकाले हैं। तो सपोज करो ये मेटल की प्लेट के ऊपर मुझे, ये मेटल की प्लेट है, तो इस मेटल की प्लेट पर 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसी की, 2 अलग अलग वेवलेंथ की लाइटें पड़ी, ये λ1, ये λ2 है ना।
इसके क्वांटम की एनर्जी कितनी होगी, hc बाई लैम्डा 1, और इसके क्वांटम की एनर्जी कितनी होगी, hc बाई लैम्डा 2। और ये क्वांटम जैसे ही मेटल पे पड़ेगा इसे अपनी पूरी एनर्जी दे देगा। ये क्वांटम जैसे ही जाके मेटल से टकराएगा खुद खत्म हो जाएगा, इसे अपनी पूरी एनर्जी दे देगा। अब अगर E2 5 से ज्यादा है, E1 लेटेस्ट से 5 से कम है, तो E1 5 से कम है तो इसका पैकेट बेकार है। E1 5 से कम है तो इसका पैकेट बेकार है, इससे मेटल से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। E2 5 से ज्यादा है, इसका पैकेट अच्छा है, इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, सिंपल। और जैसे ही इसने अपनी एनर्जी तुरंत दी, पैकेट टकराया, पैकेट ने अपनी एनर्जी दी, टाइम लगा ही नहीं, फटाफट से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, इसलिए टाइम लैग नहीं हुई कि एक एक पैकेट जाता रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन निकालता रहेगा। एक गया, इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर पीछे दूसरा गया, उसने निकाला, तीसरे ने निकाला, हर पैकेट टकराएगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा। दैट इज वाई देयर इज नो टाइम लैग। दैट इज वाई देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंस ऑफ लाइट एंड व्हाट, इंसिडेंस ऑफ लाइट एंड रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? इंसिडेंस ऑफ लाइट एंड रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज वाई देयर इज नो टाइम लैग। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है ना मेरी बात? ओके, चलिए, तो ये तो प्लैंक की क्वांटम थ्योरी हुई। अच्छा जी, एक और बात, टोटल एनर्जी रिलीज्ड बाय ए सोर्स। अगर मान लो कोई सोर्स से n क्वांटम निकल रहे हैं तो अपने को एक की तो पता है, n क्वांटम की निकलेगी NHc बाई लैम्डा, NHc बाई लैम्डा। ठीक है, E बराबर NH न्यू NHc बाई लैम्डा। डन है? क्लियर है बच्चों? चलो, अच्छा बच्चों, एक चीज और, एक छोटी सी यूनिट और एक नई यूनिट इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं एनर्जी की। अब तक आपने एनर्जी के जो यूनिट्स पढ़ी हैं वो जूल पढ़ी हैं या अर्ग पढ़ी हैं? जूल पढ़ी है या क्या पढ़ी है बच्चों? अर्ग पढ़ी है ना। एक यूनिट हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 EV, 1 EV, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन when it is accelerated by a अगर आप 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर दें, मतलब 1 वोल्ट से अगर इलेक्ट्रॉन को आप एनर्जी दे दें, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो। भाई अगर हम बात करें किसी चार्ज बॉडी की, तो किसी भी चार्ज बॉडी की एनर्जी बच्चों क्या दी जाती है? Q इंटू वी, यही तो दी जाती है, Q इंटू वी। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो, वो कितना है, और 1 वोल्ट का पोटेंशियल हो, तो जो एनर्जी आएगी उसे क्या बोलते हैं? जो एनर्जी आएगी उसे क्या बोलते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना आ रहा है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है उसका रिलेशन होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए यूज होने वाली बहुत ही कॉमन यूनिट है एनर्जी की। सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए यूज होने वाली बहुत ही कॉमन यूनिट है ये एनर्जी की। ठीक है ना? सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हम लोग ईवी में एनर्जी निकालते हैं, क्योंकि आगे बोहर मॉडल में हम इसका बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। ठीक है ना? आगे बोहर मॉडल में हम इसका बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, इसलिए अपन ने इसको यहीं पर इंट्रोड्यूस कर लिया। ठीक, कई बार क्या होगा, वो तुमसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी पूछेगा। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी पूछ ले, अगर वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी पूछ ले, तो भैया ये सीधी सीधी शॉर्ट ट्रिक होती है। इस क्वेश्चन में लैम्डा आपको एंगस्ट्रॉम में दी होगी, इस क्वेश्चन में लैम्डा आपको एंगस्ट्रॉम में दी होगी। ठीक है ना? अगर आप ये ट्रिक लगाएंगे 12400 अपॉन लैम्डा, हमने चेंज करने के बाद आपको सीधा सब कुछ करने के बाद डायरेक्ट बताया है, ये जो होगी ये शॉर्ट ट्रिक होगी। पहली ट्रिक है इस चैप्टर की, ट्रिक का खाता खुला, तो ये शॉर्ट ट्रिक होगी 12400 अपॉन लैम्डा। अगर आप डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकालना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डायरेक्ट एनर्जी निकाल सकते हैं 12400 अपॉन लैम्डा। ये शॉर्ट ट्रिक है, 12400 अपॉन
लैम्डा। लैम्डा इसमें सीधे एंगस्ट्रॉम में रखी जाएगी, मीटर में मत कन्वर्ट कर लेना। आंसर डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलेगा। किस में निकलेगा? डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलेगा। तो ये तो हुई प्लांक क्वांटम थ्योरी का थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम लोग करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। क्या करेंगे? कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे प्लांक क्वांटम थ्योरी के ऊपर, जिसमें हम देखेंगे कि प्लांक क्वांटम थ्योरी का फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं। ठीक है ना? न्यूमेरिकल से पहले दो तीन छोटी छोटी बातें देख लो। ठीक है ना? क्या? E बराबर, ये पेन कहां चला गया रे बाबा? एच न्यू एच सी बाय लैम्डा, ये होती है एनर्जी ऑफ वन क्वांटम। ठीक है? एच सी बाय लैम्डा एनर्जी ऑफ वन क्वांटम। एन क्वांटम के लिए क्या लगेगा? एन एच न्यू या फिर एन एच सी बाई लैम्डा फॉर एन क्वांटा ऑफ एनर्जी, फॉर एन क्वांटा ऑफ एनर्जी। ठीक है? और अगर आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है तो ये लगा सकते हैं 12,400। और अगर आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकालनी है और लैम्डा आपको नैनोमीटर में दिया है तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है? क्लियर है? अच्छा, H क्या होगा? 6.626 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। ठीक है ना? ये हम लोगों ने H की वैल्यू यहां पर भी देखी थी। कहां गई? प्लांक्स कांस्टेंट कहां चला गया भाई? कहां चला गया लट्ठे का कांस्टेंट? ये रहा लट्ठे का कांस्टेंट। प्लांक माने लट्ठा होता है ना? C कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो HC को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 20 आ जाता है। ये 20 × 10⁻⁻26। ठीक है? HC की ये वैल्यू याद रखना, जहां पर जूल वगैरह में यूज करना पड़ेगा वहां ये मल्टीप्लिकेशन तुम्हारे काम आ जाएगा सीधे सीधे। ठीक है? तो थोड़ा सा टाइम बचेगा, वक्त की बचत होगी, है ना? वक्त की बचत होगी, और वक्त की बचत करनी तो जरूरी है क्योंकि भैया मिनट मिनट की फाइट है, एक एक सेकंड की फाइट है अपने यहाँ तो, है ना? चलिए फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ प्रोटॉन इन जूल हैविंग वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम। हैविंग वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम। करने के तरीके हैं दो। तरीका नंबर एक, करने के तरीके हैं दो। तरीका नंबर एक, पहला, E बराबर एच सी बाई लैम्डा। इसमें ये होगा 20 × 10⁻⁻26 और लैम्डा को रखेंगे 3000 × 10⁻⁻10। ठीक है? 10⁻⁻10। वाई ऐसा? एसआई यूनिट में, जूल एसआई यूनिट है, सब कुछ एसआई यूनिट में रखा जाएगा। एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करेंगे। 20 × 10⁻⁻26 3 × 10⁻⁻7 तो आ जाएगा 20/3 10⁻⁻19 जूल, या फिर 6.67 10⁻⁻19 जूल। एक तरीका तो यह है करने का, एक तरीका तो यह है करने का। ठीक है? तरीका नंबर दो, आप सीधे सीधे E इन EV निकाल लो। 12,400 लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, तो 12,400 अपॉन 3,000, तो ये निकल के आएगा कितना? निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 62/15 4.13 EV 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अपन जानते हैं एक EV बराबर क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो 4.3 EV कितना होगा? आंसर इतना ही आ जाएगा। दोनों में एक एक बार तो कन्वर्जन करना ही पड़ेगा, तो जो अच्छा लगे वो लगा लो। चाहे सीधे सीधे चले जाओ, इसे कन्वर्ट करके सॉल्व कर लो, चाहे ऐसे सॉल्व कर लो, मेथड दोनों ठीक है, आंसर दोनों से सेम आएगा।
जो अच्छा लगे। पहले मैंने सीधे मीटर में सॉल्व कर दिया, इसमें मैंने ईवी में निकाल के फिर जूल में कन्वर्ट कर दिया। तो विच एवर मेथड यू लाइक यू कैन अडॉप्ट दैट मेथड, तुम्हारे ऊपर है। सेकेंड है द एनर्जी E1 एंड E2 ऑफ टू रेडिएशंस आर 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वेवलेंथ्स। सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो यार, ऐसे ऐसे बच्चे वाले क्वेश्चन पूछेंगे क्या क्यों पूछ रहे हैं भाई हमसे? E बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए सीधे सीधे होता है, तो लैम्डा बराबर क्या होगा 12400 बाई ई। तो पहले की वेवलेंथ लैम्डा 1 कितनी होगी 12400 बाई E1 25, दूसरे के लिए होगी 12400 अपॉन 50, डिवाइड कर दो, ये कट गया 50 बाई 25, 2:1 आ गया आंसर। लो सिंपली आ गया आंसर, सिंपल सा था, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं लग रही थी। लग रही थी क्या? नहीं लग रही थी ना। लो हो गया सॉल्व। बहुत आसान से बहुत प्यारे प्यारे से न्यूमेरिकल बनते हैं इसके ऊपर। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग लैम्डा इज इक्वल टू 700 नैनोमीटर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 700 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालना है। कैसे निकलेगा भैया? सर यहां तो नैनोमीटर में आ गया, तो नैनोमीटर का ट्रिक भी तो बताए हैं आपको, नैनोमीटर का ट्रिक भी तो बताए हैं आपको। 1240 बटे लैम्डा इन नैनोमीटर, ये वाली ट्रिक लगा देंगे। ठीक है, उठा के रख दीजिए वैल्यू। ठीक है, 1240 अपॉन 700, ये कितना आ जाएगा 62 बटे 35। 7 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया अप्रोक्सीमेटली 9/5, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 7 से कट गया, 9 बार 63, इसे 63 मान के सॉल्व कर दिया। ठीक है, अरे क्या ठीक है सर? बिल्कुल ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। ये क्या था? ये पता नहीं क्या था भाई। अरे कुछ हो नहीं रहा है, मतलब समथिंग कुछ चैलेंज लाया जाएगा। ओहो हो, लंबी सी लैंग्वेज, लंबी सी लैंग्वेज, डराने के लिए, डरावनी। The value of Planck's constant is 6.63 10 to the power minus 34 joule second. The value of light is 3 into 10 to the power 17 nanometer per second. Which value is closest to the lambda in nanometer for a quantum of light with a frequency of what? With a frequency of 6 into 10 to the power 15 second inverse. 6 into 10 to the power 15 second inverse. ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप लोग मुझे सॉल्व करके बताएंगे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में, और हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सर अभी तो आपने मोल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन भी डिस्कस नहीं किए, जो मोल कॉन्सेप्ट में करवाए थे वही डिस्कस नहीं किए हैं सर, है ना? मोल कॉन्सेप्ट में जो आपने होमवर्क दिया था वही डिस्कस नहीं किया है। आई प्रॉमिस यू अगली क्लास में सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर देंगे फटाफट से। तो ये क्वेश्चन भी नेक्स्ट क्लास में आएगा, आप मुझे इसका सही आंसर बताएंगे और हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस आएंगे। अगला क्वेश्चन आया, देखिए प्यारा सा क्वेश्चन है। 3 into 10 to the power 8 photons of a certain light radiation are found to produce 1.5 joule of energy. Calculate wavelength in meter. आपको मीटर में निकालनी है वेवलेंथ बच्चों। यहां पर आपको जो एनर्जी दे रखी है वो एक फोटोन की नहीं है, जो फोटोन आपको दे रखे हैं उन सारे फोटोनों की है। ये सारे फुटा रहे हैं और फुटा के एनर्जी दे रहे हैं। तो E बराबर होगा बच्चों NhC बाई लैम्डा, क्योंकि जो एनर्जी आपको दी है वो एक फोटॉन की नहीं है, वो बहुत सारे फोटॉन्स की है। ठीक है, यहां जूल में रखिए 3 into 10 to the power 8, HC के वैल्यू रख दीजिए 20 into 10 to the power minus 26 अपॉन लैम्डा, डायरेक्ट मीटर में निकलेगा। लैम्डा बराबर 3 into 10 to the power 8 दो बार कट गया, 40 into 10 to the power minus 18 मीटर, 4 into 10 to the power minus 17 मीटर। ठीक है, सॉल्व कर दिए।
सॉल्व कर दिए, एक लाइट का इसका जो वेवलेंथ है ये निकाल दिया मीटर में। क्लियर। यहां पर NhC बाई लैम्डा क्यों लगाए? क्योंकि यहां जो एनर्जी दिया हुआ है वो एक फोटोन का नहीं है बच्चों, वो बहुत सारे फोटॉन्स का है। अ गैस अब्सॉर्ब्स द फोटोन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर। अ गैस अब्सॉर्ब्स अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर and emits into two radiation of which one having wavelength of 400 nanometer. Find out wavelength of another radiation. क्या क्वेश्चन है ये? देखिए, गैस का मॉलिक्यूल है, गैस का मॉलिक्यूल है, ठीक है, गैस का क्या है? मॉलिक्यूल है। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो रहा है? इसने एक फोटोन लिया, एक फोटोन लिया जिसकी एनर्जी E थी, ठीक है, और इसने उस फोटोन को लेके दो फोटोन छोड़ दिए, एक की एनर्जी E2 थी और एक की एनर्जी E1 थी। तो नेट एनर्जी कंजर्व रहेगी, नेट एनर्जी कंजर्व रहेगी, नेट इंसिडेंट एनर्जी बराबर नेट व्हाट? रिलीज्ड एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो इंसिडेंट एनर्जी क्या है? E1 प्लस E2। फोटोन है तो इस पर प्लांक क्वांटम थ्योरी लगा सकते हैं, HC कैंसिल हो जाएगा बच्चों। यहां से क्या आ जाएगा? 1 अपॉन लैम्डा बराबर 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2। दिस इज द रिलेशन बिटवीन, अगर ऐसा कभी कोई क्वेश्चन आ जाए कि लैम्डा वाला इंसिडेंट हुआ और दो फोटोन निकले लैम्डा 1 और लैम्डा 2 वाले, तो उनके बीच में जो रिलेशन होता है वो ये होता है। ये रिलेशन तुम डायरेक्ट लगा सकते हो एज ए रिजल्ट। अब तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, फटाक से लगा देना है। 1 अपॉन 300 बराबर 1 अपॉन 400 प्लस व्हाट? 1 अपॉन लैम्डा 2। ठीक है, क्लियर है। यहां से आप लोग लैम्डा 2 निकाल सकते हैं, यहां से आप लोग लैम्डा 2 निकाल सकते हैं। वो निकलेगी 1 अपॉन 300 माइनस 1 अपॉन 400। 1 अपॉन 100 को बाहर निकाल लीजिए, 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4। ठीक है, ये निकल आएगा 1 अपॉन 1200। तो यहां से बच्चों लैम्डा कितना निकल आएगा? 1200 नैनोमीटर। लैम्डा 2 हमने सॉल्व कर दिया बच्चों, 1200 नैनोमीटर हो गया सॉल्व। देख लीजिए, आसान सी कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है ना। आसान सा क्वेश्चन, कुछ है तो नहीं क्वेश्चन के अंदर, थोड़ा हुआ सा क्वेश्चन था। तो आप देख रहे हैं कि प्लांक क्वांटम थ्योरी के ऊपर कितने आसान आसान, कितने अच्छे अच्छे, कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय अ 60 वॉट सोडियम लैंप। 60 वॉट सोडियम लैंप, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन आपको दे रखी है 6000 एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन दे रखी है बच्चों 6000 एंगस्ट्रॉम। टोटल एनर्जी एमिटेड बाय लैंप 60 वॉट या फिर 60 जूल सेकेंड इंटू 10 इंटू 3600, इतने जूल। क्योंकि समय हमें घंटों में दिया है, घंटों को सेकंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि वॉट दिया है। वॉटेज जो होती है वो क्या होती है? वॉटेज इज द लिमिट ऑफ वॉट? पावर। पावर इज जूल सेकेंड, जूल पर सेकेंड। तो ये जूल पर सेकेंड है ना भाई। बेसिकली ये क्या निकाल रहा है? 60 वॉट का बल्ब है तो 60 जूल पर सेकेंड इंटू समय कितना दिया है? 10 इंटू 3600 सेकेंड्स। ठीक है, क्लियर आ गया। तो ये तो हो गया E बराबर NhC बाई लैम्डा। लैम्डा कितना दे रखा है बेटा हमें? सब कुछ SI यूनिट में चल रहा है। (6 × 10⁻⁷ मीटर्स।
यहां से वैल्यू पुट कर दो, n बराबर आएगा 60 इंटू 10 इंटू 3600, 6 इंटू 10 टू द पावर -7, लैम्डा पुट कर दिया, ऊपर ले गए, नीचे आ गया एच को रखते हैं 20 इंटू 10 टू द पावर -26। ठीक है बच्चों, कर लो सॉल्व, कर लो सॉल्व। 2 3 10, 6 इंटू 36, 10 टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 10 टू द पावर 26। अब सिंपल सा मल्टीप्लाई तो करना है, कर पाएंगे क्या मल्टीप्लाई? सिंपल सी मल्टीप्लीकेशन ही तो है। तो 36 इंटू 18, 10 टू द पावर 22 फोटॉन्स। इतने फोटॉन निकलेंगे 10 घंटे में इस बल्ब, इतने फोटॉन निकलेंगे इस बल्ब से 10 की पावर 22 फोटॉन्स। ठीक है ना बच्चों? तो ये कहानी खत्म हुई प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की, ये कहानी खत्म हुई प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की। आज मैंने आपको पढ़ाया बच्चों ईएमआर रेडिएशन, ईएमआर रेडिएशन के बारे में डिफरेंट डिफरेंट बातें बताई। फिर हमने प्लांक क्वांटम थ्योरी देखी, प्लांक क्वांटम थ्योरी कहां से आई, क्यों आई, कैसे आई, ये देखा। और फिर हम लोगों ने अल्टीमेटली आज बात करी प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है ना? तो फिर सर ये क्या हो गया, धूम कौन सी बजा रहे हो? अगले लेक्चर में मैं आपको सुनाऊंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में चोरी की सबसे बड़ी कहानी। साइंस की चोरियों की, साइंस में बहुत सारी चोरियां हुई हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर के इस चैप्टर में चोरी की सबसे बड़ी कहानी, धूम पार्ट 1। बोहर मॉडल स्टार्ट करेंगे धूम पार्ट 1 नेक्स्ट क्लास में। बहुत तगड़ी धूम मचने वाली है नेक्स्ट क्लास में, जरूर देखेंगे नेक्स्ट क्लास को, बड़ा मजा आने वाला है आपको बोर के मॉडल में। ठीक है ना? गारंटी इस बात की कि आपको मजा आएगा और एक नए पर्सपेक्टिव से बोर मॉडल समझेंगे, एक नए पर्सपेक्टिव से बोर मॉडल को समझेंगे। तो मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। पढ़ते रहिए प्यार से, फोड़ते रहिए रफ्तार से। थैंक यू।